हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बेटे आपसे फिजिकल केमिस्ट्री में जिस टॉपिक पे बातें कर रहे थे वो ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट था। अभी तक की हमने 2 क्लासेस आपसे ग्राम इक्विवेलेंट पे बातें कर ली हैं, जिसमें पहली क्लास में मैंने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास मेटल्स के किस रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोराइड्स। और उसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास नंबर 3 में भी। और ये समझते हैं कि अब हमें और क्या बातें समझनी है। मेरे सामने कुछ आयंस मेंशन किए गए हैं और मुझसे कह रहा है कि इनके इक्विवेलेंट मासेस बताइए और बताइए ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनके पर मोल में कितने होंगे। जो बातें आप जानते हो, जो बातें हमने समझ ली बेटे, अगर मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मोल्स मालूम हो और आप n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर फॉर्म तो हमें यह भी मालूम है और आपको यह भी मालूम है कि ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन किया गया था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या था। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है इक्विवेलेंट मास। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया जाता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करता हो। तो अगर मैं आपसे बातें करूं तो आपको क्या क्या बातें समझ आएंगी। कैल्शियम आयन, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि कैल्शियम 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर बताया जाएगा। क्यों 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर? क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का आपके पास एक तरीका था कि आप क्या करते थे, उसके मोलर मास को डिवाइड कर देते थे n फैक्टर से। n फैक्टर पर्टिकुलर इस टाइप के जो आयंस होते हैं उनके लिए क्या बताया जाता है, तो n फैक्टर इन टाइप के आयंस के लिए इसी फॉर्म को देख सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ होगा, यानी इसका n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो आप कहोगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। बात हुई कि मुझे बताओ अब सोडियम के लिए क्या होगा, Na पॉजिटिव के लिए। तो हमने कहा सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ही रिलीज किया होगा, यानी ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के ही बराबर होगा। और इसके 1 मोल का मास 23 ग्राम है और 23 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट मास 23 होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, 3, Ag पॉजिटिव 1, कॉपर का होता है 63.5 डिवाइड बाय 2, एल्युमिनियम का 27 डिवाइड बाय 3, Ag का 108 डिवाइड बाय 1। ये तो हो गए हमारे पास जो मेटल आयंस हो गए। अब कुछ एनायंस भी आपको मेंशन कर दिए गए। जैसे मैं कहूँ कि नाइट्रेट आयन के लिए बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कैसे लिखोगे, तो कितना निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल में कितने होंगे, 1 होंगे। इसका मतलब नाइट्रेट आयन का क्या निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए, कितना 16 16 16 48 और 14 52 62 डिवाइड बाय 1। कार्बोनेट आयन के लिए आप क्या कहोगे, वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके लिए क्या बोलोगे आप, इसके लिए बोलोगे आप 16 16 16 कितना 48 और 12 48 50 और 10 60 60 डिवाइड बाय 2। SO4 2 निगेटिव के लिए भी n वैल्यू कितनी होगी, 2, और सल्फाइड आयन के लिए भी n वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर मैं SO4 2 निगेटिव के लिए आपसे बोलूं तो क्या कहोगे, तो आप बताओगे क्या 16 हो गया, यानी कि नॉर्मल बात 32 तो सल्फर का हो गया, 16 4 जा कितना हो गया 64 हो गया। ऐड कर लो 6 96 डिवाइड बाय 2। SO3 2 निगेटिव। अब बताओगे 48 में 32 ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 7 8 कितना आ रहा है 80, तो 80 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये एक बेसिक टेबल जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, कॉपर, एल्युमिनियम, Ag कुछ भी है तो आप उसके इक्विवेलेंट मासेस को निकाल सकते हो। तो आइए कुछ बातें समझ के देखते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई वो किस रिजल्ट में चलती हैं।
ये रिजल्ट आपके सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कैल्शियम नाइट्रेट का इक्विवेलेंट मास पता लगाना है, ये क्वेश्चन आया। तो कैल्शियम नाइट्रेट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता लगाना है तो आप कहोगे कि इसका मोलर मास निकाल लो और डिवाइड कर दो इसके एन फैक्टर से। एन फैक्टर, क्योंकि जितना केटायन होगा उतना ही एनायन होगा, यानी केटायन ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे एनायन ने उतने एक्सेप्ट किए होंगे, तो किसी एक को आप ले सकते हो। हमने कहा कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया, मोलर मास से 2 डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। हमने लिख दिया एल्युमिनियम सल्फेट, मैंने कहा मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के दो। आपने कहा निकाल सकते हैं, कैसे, मोलर मास ले लो। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, आपने कहा +3 का चार्ज होता है, एल्युमिनियम कितने हैं, 2 यानी +6। इस पूरे कंपाउंड ने 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया होगा। एल्युमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, सल्फेट ने वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए होंगे। कैसे देख सकते हो आप बेटे, Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, क्या दिख रहा है आपको, इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, इन्होंने 2 4 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। यानी n वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी आप इसका मोलर मास निकालोगे पूरे कंपाउंड का और 6 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास पता लग जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है। अगर आपको कोई सॉल्ट दिया है और मैं आपसे कहता हूँ उसका इक्विवेलेंट मास निकालो, तो आप उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे मैं कहता हूँ कि मुझे इन सॉल्ट्स के इक्विवेलेंट मासेस निकाल के दो, देखिए बेटे मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को 2 फॉर्म में सॉल्व करके दे रहा हूँ। पहला फॉर्म तो बहुत आसान देखा आपने, कैल्शियम नाइट्रेट का पहले मोलर मास निकाल लो, कैल्शियम का 40, नाइट्रोजन का कितना होता है, आपने कहा 14 लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना है 16 16 16 यानी कि 48, और आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है, मतलब 48 52 62 इंटू 2 यानी कितना 124, तो 124 लिख दें, कितना आ गया 164 आ गया। एक बार चेक कर लो, कैल्शियम का 40 ठीक है, नाइट्रोजन का 14 था, इसका 16 3 48 48 52 62 124 164, ओके, तो 164 आ गया। और आप इसे किससे डिवाइड करोगे, आप कहोगे इसके ऊपर कैल्शियम यहाँ पे 1 है, +2 का चार्ज है, एन फैक्टर इस सॉल्ट के लिए 2 लिखा जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इसी फॉर्म को अब मैं आपको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, समझिएगा। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, आप कहोगे कैल्शियम का 40 होता है तो इसका इक्विवेलेंट मास 20 होगा। NO3 2 नेगेटिव में कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। इक्विवेलेंट मास का मतलब समझो, यहां पे बातों को समझिएगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जो मास होता है इक्विवेलेंट का, वो मास कौन सा कहलाता है, इक्विवेलेंट मास कहलाता है। उसने कहा कि इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे कि सॉल्ट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम मान लेते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का मतलब कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का मतलब 20 ग्राम। समझो क्यों 20 ग्राम क्यों, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है, +2 का चार्ज है, मतलब ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हाफ मोल कैल्शियम लिया गया होगा। इसका मतलब कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो 20 होगा। और NO3 हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट NO3 का मतलब क्या होगा, आप NO3 का मास निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा, वो 62 आ जाएगा। NO3 पे कितना चार्ज है, ये मत देखो कि 2 3 क्या लगा हुआ है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना है। मतलब NO3 पर -1 का चार्ज है, मतलब वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। कैल्शियम पे +2 का चार्ज है, मतलब ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, आपको इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब आधा मोल लेना होगा, मतलब इसका 20 और इसका 62, ये आ गया 82, और ये इसका इक्विवेलेंट मास है। आप इसे भी सॉल्व करोगे तो 82 ही आएगा। आइए एक और समझते हैं, AlCl3, एल्युमिनियम का 27 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू क्या कर दूं, 3 कर दूं, कितना आएगा, 5 3 15। आइए यहाँ पे सॉल्व कर लें, पहले से वहाँ अलग से लिख देंगे। 5 3 15, 15 16 1 9 और 10, 106.5, और उसमें आप 27 ऐड कर रहे हो, 5 13 3 133.5,
तो ये आ गया 133.5। मुझे बताइए किससे डिवाइड करना चाहिए मुझे, तो आप कहोगे Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 Cl पर -3 चार्ज होगा, तो यानी n फैक्टर 3 होगा इसके लिए। आपने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। मैं कहूँ कि इस तरीके से निकाल के बताओ, तो आप कहोगे क्या कि मुझे एल्युमिनियम और क्लोराइड दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने होंगे। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये 3 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। 3 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब एल्युमिनियम का 1 मोल 3 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, मतलब कि 27 ग्राम डिवाइड बाय 3। और क्लोराइड आयन जो है इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका 35.5। तो ये हो गया कितना, 9 + 35.5। आप सॉल्व करोगे 9 5 14, ये हो जाएगा 44.5। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे, देखो 3 4 12, 13 बचेगा, फिर क्या होगा 3 4 12, 1 बचेगा, तो 44.5। अगर मैं Ag2SO4 की बात करके देखूं तो Ag का 108 होता है, इंटू 2 कर दिया। SO4 का कितना होगा, आप कहोगे 32, और सल्फेट का 64। इस पूरी वैल्यू को सम कीजिए, किससे डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये वे है किसका, इक्विवेलेंट मास निकालना। देखिए बेटे, मैं आपके सामने मेटल के ही इक्विवेलेंट मासेस के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स पे बातें कर रहा हूँ। जितनी बातें हमने सीखी उन सभी बातों को अब अप्लाई करना सीखने वाले हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कह सकते हो आजकल एग्जामिनेशंस में बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चंस। तो मैंने आपके सामने बताया कि एक मेटल कार्बोनेट दिया गया है, मेटल कार्बोनेट दिस वन। चार्ज कितना है मेटल पे मुझे मालूम ही नहीं, मेटल ही नहीं मालूम, तो मान लो मेटल पे 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, कुछ भी है। मैंने मान लिया मेटल कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। इसको हीट करने पे क्या हुआ, इसको हीट करने पे उसने कहा मेटल ऑक्साइड बनी, साथ में CO2 गैस बनती है। मुझे इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है इक्वेशन में, और हमें जो चाहिए वो ये दोनों हैं, इसका भी कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। हाँ, एक एडिशनल पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए। एडिशनल पॉइंट क्या, कि मेटल कार्बोनेट्स को हीट करने पर दे डिकम्पोज टू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनमें अगर मैं लिथियम को कट करके अलग कर दूं, मतलब क्या मतलब हुआ, लिथियम कार्बोनेट CO3 पे -2 का चार्ज होता है, लिथियम पे +1 का चार्ज होता है। कैसे लिखा देखो, लिथियम पे +1 है, CO3 पे -2 है, ये -2 चार्ज इधर आता है, ये +1 इधर आता है, ये तो आपने सीखा हुआ है। तो Li2CO3 को अगर हीट करते हैं ना, तो ये डिकम्पोज टू लिथियम ऑक्साइड एंड CO2। लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, मतलब लिथियम को छोड़ दिया जाए तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर थर्मली स्टेबल कार्बोनेट्स। ये क्या होते हैं, थर्मल स्टेबल होते हैं, मतलब इनको हीट करने पर दे नेवर डिकम्पोज। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मेटल होगा दैट शुड बी एल्कली मेटल को हटा दीजिए तो बाकी मेटल्स रखे जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो द मेटल शुड बी नॉट अ एल्कली मेटल। तो ये बेसिक पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है, आपको क्लियर करनी है बातें। तो मेटल कार्बोनेट हीट किया, मेटल ऑक्साइड बना, साथ में क्या बना, CO2 बना। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ये सारी छोटी छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड और CO2 बनी। उसने कहा 10 ग्राम लिया है आपने, और ये कितना बना है, 4 ग्राम बना है। तो ये तो बोलोगे ना कि अगर मेटल कार्बोनेट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनेंगे। तो मैं लिख सकता हूं ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट जो हमने सीखा इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। और मैंने बताया था जब मास मालूम हो तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। यानी मेरे माइंड में जो बातें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, मेरे माइंड में ये बातें चल रही हैं कि मुझे तो मास गिवन है। अगर मुझे मास गिवन है इसका मतलब कि मैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मैं इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बात करोगे,
तो आपने कहा मेटल कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट 10 ग्राम दिया है मास, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मेटल का इक्विवेलेंट मास E मान लें, और कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, आइए से देख लेते हैं कि कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है ना, तो इसका जो मोलर मास होगा उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। कार्बन का कितना होता है 12, 48 कितना 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 30 आ गया। तो वेरी गुड, E + 30 ये किसका इक्विवेलेंट मास आ गया, इस पूरे मेटल कार्बोनेट का मास आ गया। और आपने कहा इसे इक्वल कर दो किसके, 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड के। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा मुझे नहीं मालूम, OY कुछ भी लिख दो, हमने XY लगा दिया, चलो ठीक है। तो कितना होगा, तो इक्विवेलेंट मास E और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8 होता है। ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 10E + 80 = 4E + 120। इसको उधर भेजो, 6E = 40, E = 40/6 दैट इज 20/3, और ये क्या हुआ हमारे उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या किया वो आपको ये बेसिक फॉर्म में समझना था। चलिए आइए दूसरे प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि ये कैसे किया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, वही पैटर्न है। अ मेटल नाइट्रेट ऑफ मास 10 ग्राम डिकम्पोज ऑन हीटिंग, यहाँ पर भी वही बात आ रही है, एक मेटल नाइट्रेट है, फॉर्मूला क्या, X लगा दो, N लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये जब डिकम्पोज किया गया तो उससे बना क्या, जब भी याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे ना मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 गैस रिलीज होती है जो कि एक रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है रेड ब्राउन कलर गैस के बारे में बातें, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ओके, तो NO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए इस मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे NO2 गैस नहीं बन रही, वो मेटल का नाइट्रेट कौन सा है, तो सब में बनता है। फिर वही बात हो जाती है, ग्रुप 1 कौन से, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसे कट करो फिर से, इनके नाइट्रेट्स अगर आपके पास होते हैं, मतलब NaNO3 आपके पास है और आप इसे हीट करोगे ना तो कोई भी NO2 गैस नहीं बनेगी। हाँ, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होगा, आप कहोगे कि NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बात समझानी है आपको कि एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करने पर किसी भी टाइप की कोई NO2 गैस नहीं आती। ये भी हमें एक एडिशनल पॉइंट है जो मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, वही बात यहाँ भी 10 ग्राम मेटल नाइट्रेट आपके पास है, तो आप क्या लिख दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, मेटल नाइट्रेट इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। समझ आती होगी बातें आपको, क्योंकि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ये भी बन रहा होगा, उतने ग्राम इक्विवेलेंट ये भी, उतने ग्राम इक्विवेलेंट ये भी, लेकिन मुझे तो इन दोनों को कंपेयर करना है। अब क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट क्या लिखोगे, आप कहोगे मेटल 10 ग्राम है, मेटल का इक्विवेलेंट मास E, और NO3 का कितना होगा निकाल लो, NO3 का कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका कितना होगा 16 16 16, ये हो गया 62। यहाँ पे क्या कर दूँ 62 लिख दूँ, इक्वल टू व्हाट 5 डिवाइड बाय व्हाट, मेटल का इक्विवेलेंट मास E है, इसका 8 है, कट कर दो 2, क्या आ गया 2E + 16 = E + 62, इस E को इधर भेजो तो E = 62 - 16, और ये आ जाएगा 46, एंड दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्लियर है टाइप कि आपको क्या करना है जब आपके पास इस टाइप के कोई क्वेश्चंस में 10 ग्राम मेटल react with water to produce 18 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मेटल मेरे पास है, कितने ग्राम है बेटे 10 ग्राम है, किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, क्या बना रहा है, आपने कहा मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और साथ में क्या बनता है, तो वो आपको मालूम है या नहीं, मुझे इससे कोई काम तो नहीं है। हाँ, प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। जनरली वाटर क्या है, बॉइल्ड है, स्टीम फॉर्म में है या कोल्ड है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, यानी मेटल नहीं बताया तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। और जो नहीं कि मेटल हाइड्रोक्साइड ही बने, कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स भी बना देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि क्या होगा इक्विवेलेंट मास मेटल का, तो आप कहोगे वही बात कि जो ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास मेटल का होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आप किसका लिखोगे, आप कहोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट तो मेटल हाइड्रोक्साइड का भी तो होगा। यानी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। और यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना था। आप क्या कहोगे कैसे करें, हमने कहा 10 ग्राम दिया है, मेटल का इक्विवेलेंट मास E होगा, लिख देते हैं। ये कितने ग्राम बन रहा है, 18 बन रहा है, तो 18 कर दिया अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट मास E और OH यानी कि 17। OH पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10E प्लस 170 इक्वल्स टू 18E। अब क्या कर सकते हो आप, 18E में से 10E माइनस कर दो, 8E बराबर 170, E कितना आ गया 170 डिवाइड बाई 8। आप सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ आज कि एसिड और बेसिस के इक्विवेलेंट मासेस निकालते कैसे हैं। जनरली ग्राम इक्विवेलेंट को जब डिफाइन किया गया तो एसिड बेस के बारे में बातें आ गई थी। एसिड कितने एच आयन दे सकता है, बेस कितने एच आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट नंबर इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट नंबर्स। अगर 1 मोल एसिड 2 मोल एच आयन देता है तो वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। एक एसिड 3 एच आयन दे सकता है, इसका मतलब वो 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बराबर है। उसी रिस्पेक्ट को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या समझ आना चाहिए, तो याद रखिएगा अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एसिड कि मेरे पास कोई एसिड है, जैसे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, तो क्या मतलब है, तो 1 मोल H2SO4 को हमने क्या बताया था, इट इज इक्वल टू व्हाट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड। लेकिन ये कब है, जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाए। ऐसा ना हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल टूट ही ना रहे हो, 2 मोल एच आयन बन ही ना रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन आया NaOH प्लस H2SO4 एंड इट फॉर्म्स NaHSO4 प्लस H2O। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही एच आयन गया हुआ है। यानी यहां पे अगर इस रिएक्शन के लिए मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो आप बताओगे कि यहां पर हम ये बोलेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ही बराबर काम कर रहा है। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब तो ये बात ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बात करूं तो आप बोलोगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 इक्वल टू 1 मोल H2SO4। मतलब कि इक्विवेलेंट मास फिक्स वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी। कुछ नहीं लिखा तब आप मानते हो कि 2 में ही टूट रहा होगा। तो दैट इज अ फॉर्म अबाउट एसिड। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गया मान लीजिए, और उसने आपको ये लिख के दिया Na2HPO4 प्लस 2H2O। मैं कहूं बताइए H3PO4 का 1 मोल कितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड की तरह काम कर रहा है, तो आप कहोगे H में 3 हाइड्रोजन है H3PO4 में, लेकिन जो सॉल्ट बन के आया उसमें एक H अभी इसका जुड़ा हुआ है इसके पास ही। इसका मतलब इसका 1 मोल यहाँ पे कैसे काम कर रहा होगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड की तरह काम करता हुआ दिख रहा होगा। ओके, किसी एसिड से देने वाले जो एच आयन के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एच आयन जो वो डोनेट करता है, हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी। ओके, और वही बेसिसिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करने में लगा दी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए n वैल्यू 2 होती है, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बराबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड। यहाँ पे H3PO4 के लिए n की वैल्यू 3 लिखी जाती है, लेकिन इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड की तरह इस समय काम कर रहा है। कर सकता है 3 की तरह, लेकिन अभी तो 2 की तरह काम कर रहा है ना। अगर नॉर्मल एसिड लिख के आ जाए बस HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ऑक्सैलिक एसिड, तो इनके लिए हम n वैल्यू क्या बताएंगे। तो नॉर्मल बात है कि HCl एक प्रोटोनिक एसिड है 1 हो गया, नाइट्रिक एसिड ऑक्सो एसिड है 1, सल्फ्यूरिक एसिड 2, H3PO4 3, H3PO3 2, H3PO2 1 और ऑक्सैलिक एसिड 2। ये 2 केसेस जो हमें मालूम होने चाहिए।
पहला H3PO3। देखो बेटे H3PO3 का ये स्ट्रक्चर है, ओके। किसी भी स्ट्रक्चर में अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात जाननी है वो क्या, कि वो हाइड्रोजन एसिटिक होते हैं जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बॉन्ड तोड़ सकता है। यानी दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड मतलब ये 2 H देने वाला एसिड है, यानी इसके लिए मैक्सिमम N की वैल्यू 2 हो सकती है। क्या हमेशा 2 होगी? आप कहोगे नहीं, मैं आपको जो N वैल्यूज बता रहा हूं ना, ये मैक्सिमम N वैल्यूज है, यानी कि इसके लिए जो N2 लिखा गया है, हो सकता है N इसके लिए 1 आ रहा हो, इट डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप कहोगे इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। कौन सी बेसिसिटी? अगर कोई इक्वेशन लेके पूछता है तो इक्वेशन को देख के करना है, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे अगर मैं बोलता कि इक्विवेलेंट मास बताइए, तो आप कहते हैं 98 डिवाइड बाय 2 एंड द वैल्यू इज 49। मैं कहता हूँ ऑक्सैलिक एसिड के लिए बताइए, इसका मोलर मास होता है 126 डिवाइड बाय 2 एंड द वैल्यू इज 63। तो किसी भी पर्टिकुलर एसिड का आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द पैटर्न। जैसे H3PO2 के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है, इसके लिए क्या हुआ भाई, इसके लिए 1 क्यों हो गया, तो फिर से स्ट्रक्चर बना लो इसका भी। इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक है, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके लिए N कभी 2 और 3 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दैट इज फॉर एसिड। चलिए बात करते हैं फॉर बेस सिस्टम के लिए, कि अब बेस के लिए कैसे बताइएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बेस के लिए बताइए N वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बेस के लिए बेटे अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ OH आयन देख लो। जितने नंबर ऑफ OH आयन होते हैं उतने ही वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H आयन। लेकिन नंबर ऑफ OH आयन से नहीं, हम एक्सेप्ट ऑफ H आयन के नंबर से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अमोनिया है, तो अमोनिया तो OH नहीं दे सकता, तो अमोनिया क्या करता है, एक H आयन एक्सेप्ट करता है और अमोनियम आयन बना लेता है। तो इसने कितने मोल H आयन एक्सेप्ट किए, 1। इसका मतलब 1 मोल अमोनिया जो है वो इक्वल होगा क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के। इसका मतलब N फैक्टर इसके लिए 1 बताया जा रहा होगा। तो अगर आपको इनका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इनका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखते हो मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। यानी यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि आप इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हो। किसी बेस के लिए एसिडिटी वर्ज होती है कि वो कितने H आयन एक्सेप्ट कर सकता है, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कितने OH आयन देता है। बहुत सारे बेसिस आपके पास होते हैं, लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके लिए अगर मैं N फैक्टर की बात करूं तो आप इनके N फैक्टर्स को बहुत सिंपल फॉर्म में बता सकते हो कि ये क्या होंगे, इनके लिए N फैक्टर्स की वैल्यूज होंगी। क्लियर है बातें? कटेगा। हाँ जी, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, इनके लिए भी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप बात करोगे या सोडियम कार्बोनेट बात करोगे बेटे, तो ये सभी एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। मान लो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाते हो, तो इस केमिकल रिएक्शन में बनता क्या है, आप कहते हो NaCl और H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर HCl एसिड की तरह काम कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन ने बेस की तरह काम किया और उसके H आयन को एक्सेप्ट कर लिया। H आयन एक्सेप्ट होने पे कार्बोनिक एसिड बन गया। इसने एक H आयन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब नॉर्मल बात है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मैं N फैक्टर 1 काउंट करता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम कार्बोनेट होता और मैं उसका रिएक्शन HCl से करवाता, तो रिएक्शन में NaCl और साथ में वापस H2CO3 ही बनता है। बैलेंसिंग की नीड तो नहीं, अगर आप बातों को समझोगे तो यहाँ पर Na2CO3 H2CO3 में कन्वर्ट हुआ, इट एक्सेप्टिंग 2 H आयन। ये 2 H आयन एक्सेप्ट करता है, और अगर ये 2 H आयन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब इसके लिए N फैक्टर 2 लिया जाता है।
किसी न्यूमेरिकल में ये बातें जाननी आपको जरूरी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के लिए n फैक्टर्स क्या लिए जाए। तो चलिए बेटे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस कर लें, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक। आपके सामने क्वेश्चन गिवन किया गया है 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बातों को ध्यान से जरा समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है जिसमें है क्या, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखना है, आपके माइंड में एक बात तो सेट हो जाती है कि इसके लिए n वैल्यू 2 ली जाती थी और इसके लिए n वैल्यू 1 ली जाती है। नाउ कंज्यूम्स y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों रिएक्शन कर रहे होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट ने भी रिएक्शन किया होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट ने भी HCl से रिएक्शन किया होगा, और रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बना मुझे उसकी कोई नीड नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इनके जो रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट HCl का यूज़ हुआ है वो y ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ हुआ है। आप जानते हो ना कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर y HCl का टोटल यूज़ हुआ होगा तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स का सम भी कितना होगा, y ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट A है और सोडियम बाइकार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट B यूज़ हुए होंगे। ओके, और A प्लस B किसके बराबर होगा, Y के बराबर होगा। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। आगे देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज स्ट्रांगली हीटेड। अब हमने इसे स्ट्रांगली हीट कर दिया। अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है बेटे कि जो एल्कली मेटल कार्बोनेट्स होते हैं दे आर थर्मली स्टेबल, दे नेवर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इसके पहली वाली क्लास में हमने ये बात की थी आपसे, इसे हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, सोडियम के बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अब जब हीट कर दिया जाएगा, स्ट्रांगली हीट कर दिया जाएगा इस सिस्टम को, तो उसके बाद मेरे पास होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट और फिर सोडियम कार्बोनेट। मतलब कि अब सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही होगा और वो रिएक्शन कर रहा होगा HCl से। कूल्ड एंड द रेसिड्यू ट्रीटेड विद HCl। अब वो HCl से फिर ट्रीट करवा रहे हैं। बताइए कितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl के अब रिक्वायर होंगे। अगर यही क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में होता तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे बताइए इसका तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का B ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट को बनाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ये होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो ये बनेगा A प्लस बी, और A प्लस बी किसके बराबर है, Y के बराबर है। तो Y ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, आप कहोगे Y से ही करेगा। दैट्स व्हाई वी मूव विद द ऑप्शन नंबर C। आइए दूसरे प्रॉब्लम पे बात करते हैं। क्वेश्चन बेटे NCERT का ही है, और अगर मैं आपसे बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चैप्टर सोल्यूशन में मेंशन किया गया है। और इस क्वेश्चन को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिवली ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस फॉर्म में आते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर अमाउंट में गिवन किए गए हैं। तो कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स पहले याद रखने देखने वाली बातें हैं। इक्विमोलर का मतलब मालूम होना चाहिए सेम मोल्स। एक बात जो आपको इस पॉइंट पे हाईलाइट होनी चाहिए, हाउ मेनी ml ऑफ HCl रिक्वायर, ठीक है, कौन सा, 0.1 मोलर वाला HCl। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे पास गिवन किए गए हैं। कितने गिवन किए गए हैं, आपने कहा सिर्फ 1 ग्राम ही गिवन किए गए हैं। तब क्वेश्चन को कैसे करें, हमने कहा चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को किया जा सकता था। हमने कहा 1 ग्राम मिक्सचर है, मान लो सोडियम कार्बोनेट उसमें x ग्राम है और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट होगा 1 माइनस x ग्राम। लिख दिया मैंने ये बात। तो अब अगर आपको दोनों के क्या मालूम है, मासेस मालूम है, तो क्या आप दोनों के मोल्स निकाल सकते हो। आपने कहा हाँ जी मैं निकाल सकता हूं। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो जाएंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो आप कहोगे कि सोडियम कार्बोनेट के मोल्स होंगे x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस। Na2CO3 का मोलर मास तो निकाल सकते हो ना आप, 2346, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, कितना हो गया 8 10 16, एक कैरी हुआ 8 9 10 106, डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट का मोल्स।
तो मैंने कहा यार सोडियम बाइकार्बोनेट के भी मोल्स निकाल सकते हो। हमने कहा हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी मोल्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे? आपने कहा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट का भी मोलर मास निकाल लीजिए। 23 और 1 24, कार्बन 12, ये 48, 8 10 14, 4 6 7 8 84, ये लिख दिया हमने। यानी आप बताओगे कि दोनों के सेम मोल्स हैं, तो x अपॉन 106 इक्वल किया जा सकता है 1 माइनस एक्स अपॉन 84 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 84 इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, इसको इधर भेजिएगा तो 100 ऐड हो जाएगा, 190x इक्वल्स टू 106, तो x कितना आ गया? 106 अपॉन 190 ग्राम। 2 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन ये मत करिएगा कि 190 को आप डिवाइड कर दो 106 से, क्योंकि एक कैलकुलेशन का मेथड होता है कि आप जब कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो डिवाइड सबसे एंड में करना होता है, क्योंकि आप जितनी बार डिवाइड करते हो उतनी बार आप एरर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हो। तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, और दोनों के मोल्स तो बराबर है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो क्या है? वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट के लिए n फैक्टर 2 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए n फैक्टर 1 होता है। अगर आपको इनके n फैक्टर्स मालूम है तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? मोल्स में अगर आप n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं? तो सोडियम कार्बोनेट के अगर आप मोल्स निकालोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट का मास मालूम है। आपने कहा 106 अपॉन 190, और इसका मोलर मास कितना है? आपने कहा मोलर मास 106 है, डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन 190 क्या आ गया? मोल्स आ गया। किसके मोल्स आ गए? सोडियम कार्बोनेट के, और उतने ही मोल्स तो सोडियम बाइकार्बोनेट के भी होंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने आ गए? 1 अपॉन 190। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? 1 अपॉन 90। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ गया? 3 अपॉन 190 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए बेटे, मुझे बैलेंस करने की नीड नहीं है कि HCl के साथ कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा। आपको अगर n फैक्टर्स पता थे तो आपने इन्हें ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज कर लिया। मे भी आपको ये बातें अगर पिछली क्लासेस की याद हो तो ठीक होगा। मोल्स में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। इसे किसके इक्वेट कर दें? HCl के इक्वेट कर दें, और आप जानते हो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इतने होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl के लिए यूज हो रहा होगा। HCl के लिए n फैक्टर सबको मालूम चल जाता है, 1 है, और मोलैरिटी दी गई है। मोलैरिटी में अगर आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नॉर्मलिटी में चेंज हो जाता है। नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी 0.1, और वॉल्यूम आपको पता लगाना है। इस वॉल्यूम को अगर आप ml में लिखना चाहते हो तो नीचे क्या कर दूं? 1000 ले जाओ। आप इस यहाँ से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट वॉल्यूम जो हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है इज इट अबाउट 157.8 ml। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बाय ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। चलिए बेटे, हम आपसे बात करने वाले हैं अब कुछ और प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पे आपके सामने एक मेथड जोड़ रहा हूँ मैं, जेल्डॉल्स मेथड। जनरली जेल्डॉल्स मेथड अगर आपको मालूम होना चाहिए तो ये नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने का एक मेथड बताया गया है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं GOC के टॉपिक में। मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट बेस्ड न्यूमेरिकल ही है। जेल्डॉल्स मेथड का होता क्या है पर्टिकुलर फॉर्म में, आइए इसे एक बार समरी कर दूँ कि मेथड में बताया क्या जाता है। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। हम सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जेल्डॉल्स मेथड से कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब मेथड डिस्कस करेंगे तो बातें आएंगी। इस अमोनिया को, जो कि बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, बेस है, हम इसे न्यूट्रलाइज करते हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन से। सल्फ्यूरिक एसिड इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए या फिर HCl लीजिए या कोई भी पर्टिकुलर एसिड ले सकते थे आप। इस अमोनिया को जब HCl से न्यूट्रलाइज किया जाता है तो दो कंडीशंस तैयार होती हैं। या तो अमोनिया कंप्लीटली रिएक्शन कर लेता है, और या तो सल्फ्यूरिक एसिड या HCl बच जाता है। उस बचे हुए एसिड को फर्दर न्यूट्रलाइज किया जाता है किसी दूसरे बेस से, जस्ट लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम उससे पता लगा पाते हैं अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट्स को। आइए इस मेथड को समझाता हूं मैं इस फॉर्म में
कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन किया गया है बेटे, कितना 29.5 मिलीग्राम, मैं इसे ग्राम में लिख देता हूं। अब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जेल्डॉस मेथड से आपने उसमें अमोनिया बना ली। ये जो अमोनिया फॉर्म हुई, इस अमोनिया को आपने सबसे पहले पास किया किसमें, एक सोल्यूशन में। कौन सा सोल्यूशन, आपने कहा 20 ml 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन। अगर ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाता तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप मैच कर सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला, द एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर 15 ml। मतलब अमोनिया पास हो जाने के बाद आपको इसमें बाद में क्या मिलाना पड़ा, पहले अमोनिया पास हुई और उसके बाद आपने उसमें मिलाया 15 ml 0.1 मोलर NaOH। अगर आप बातों को ध्यान से देखो तो आपको बातें समझ आएंगी कि HCl का कंप्लीट रिएक्शन तो हुआ, लेकिन सिर्फ अमोनिया या NaOH से नहीं, दोनों को मिला के। तो मैं ये बोल सकता हूं ना यहां पे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अमोनिया के लिए एन फैक्टर कितना होता है हमें मालूम है 1, HCl के लिए एन फैक्टर 1, NaOH के लिए एन फैक्टर 1। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का यूज कर लीजिए। कितना है 15 इंटू 0.1, एन वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड बाय आप 1000 करना चाहो तो 1000 कर लीजिएगा, 1000 नहीं लिखते हो तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इधर क्या है हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl वो है 20 इंटू 0.1 अपॉन 1000। इसे इधर भेज दीजिए, आपको यहां से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा अगर मैं देखूं तो आप कहोगे कितना 2, 1.5 यानी 0.5 अपॉन 1000। मुझे ग्राम इक्विवेलेंट किसके मिल गए, अमोनिया के मिल गए। ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, आप कहते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.5 अपॉन 1000। मास पता लगाना है और अमोनिया का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, जितना मोलर मास होता है, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 इंटू 0.5 अपॉन 1000, ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ अमोनिया। अब यहाँ जो बेसिक पॉइंट आपको समझना है वो क्या, आपको परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी है, आपको अमोनिया की तो नहीं निकालनी। अब क्या बताएंगे, अब आप बताएंगे कि हमारे पास जो अमोनिया है उसके 17 ग्राम में 14 ग्राम तो नाइट्रोजन है, तो 17 इंटू 0.1000 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मुझे ये नाइट्रोजन मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट 14 इंटू 0.5 अपॉन 1000 ग्राम। अब क्या करें, अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन वो लिख दिया अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 29.5 मिलीग्राम था, आपने 10⁻³ लिखा था और मल्टीप्लाई किया किससे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी दैट इज 23.7%। तो जो आंसर आपका बैठता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आइए एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन गिवन किया गया है उसमें एक सैंपल दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप देखोगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एन फैक्टर 2 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर 2 होगा। दोनों का कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। सैंपल गिवन है मतलब इसमें प्योरिटी चेक करने वाली बात आ रही है। आप कहोगे क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हम इक्वल कर सकते हैं क्या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.2 मोलर है, वॉल्यूम 50 ml है, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। मास इक्विवेलेंट मास कितना होगा 49, एन फैक्टर 2 था 98/2। मास आप यहां से कैलकुलेट करिए 0.2 इंटू 49 इंटू 50 अपॉन 1000। अगर हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो दैट रिजल्ट इज 0.98 ग्राम। तो 1 ग्राम में 0.98 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होगा, प्योर होगा। और अगर ये प्योर है
तो प्योरिटी कितनी बताई जाएगी? द प्योरिटी इज़ 98%। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट के टॉपिक को।